हाय। ग्रीस तुर्की या इंडिया पाकिस्तान, ये सुनते ही सबके मन में कुछ इस तरह का ख्याल आता है। अब इंडिया पाकिस्तान या ग्रीस तुर्की का रिश्ता कितना गहरा है, ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। खैर, ये एक्सप्लेन करना मेरा काम भी नहीं है। अगर आप लोग ग्रीस तुर्की और इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को गौर से नोटिस करोगे अगर आप लोग ग्रीस तुर्की और इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को गौर से नोटिस करोगे तो इंडो एनिमिटी में आप लोगों को बहुत सारे सिमिलरिटीज दिखाई देगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, यानी ग्रीस तुर्की और इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के कुछ सिमिलरिटीज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए एजम्पशंस की जरूरत है। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि ग्रीस इक्वल्स टू इंडिया और तुर्की इक्वल्स टू पाकिस्तान। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात आप लोगों को बताना जरूरी है। पहले ग्रीस और इंडिया नाम का कोई देश ही नहीं था। एक तरफ बल्कान रीजन पर बाइजेंटियम रूल कर रहे थे, दूसरी तरफ सब कॉन्टिनेंट पर कुछ हिंदू साम्राज्य रूल कर रहे थे। इस्लाम के उदय के बाद से खिलाफत धीरे धीरे खुद को एक्सपेंड कर रहा था। उसी दौरान मिडिल ईस्ट में इस एक्सपेंशन को चुनौती दे रहा था बाइजेंटियम और ससानिद एम्पायर। खैर, ससानिद तो पहले राउंड में ही आउट हो गया। अब जब खिलाफत सब कॉन्टिनेंट के दरवाजे तक पहुंच गया, तब यहाँ पे उसे चुनौती दे रहा था प्रतिहार और चालुक्य साम्राज्य। 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक खिलाफत के साथ बाइजेंटियम और हिंदू किंगडम्स का बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। खैर, इसमें बाइजेंटियम और हिंदू किंगडम्स का तो विजय हुआ, लेकिन उन्हें खिलाफत के हाथों थोड़ा बहुत जमीन भी गंवाना पड़ा। खैर, खिलाफत इन्वेशन से बाइजेंटियम और हिंदू किंगडम्स को लॉसेस तो बहुत हुआ, लेकिन वो लोग सक्सेसफुली इस इन्वेशन को रिपेल कर पाए। लेकिन सेकेंड मुस्लिम इन्वेशन को ये लोग रोक नहीं पाया। एक तरफ साल 1071 में बैटल ऑफ मांजीकेर्त में सेल्जुक तुर्क्स ने बाइजेंटियम को हरा दिया। दूसरी तरफ साल 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद घुरी ने चाहमना डायनेस्टी को हरा दिया। बैटल ऑफ मांजीकेर्त और सेकेंड बैटल ऑफ तराई में जीत हासिल करने के बाद अब पूरा अनातोलिया और नॉर्थ इंडिया मुस्लिम इन्वेडर्स के लिए खुल गया, क्योंकि तब यहाँ इन्हें रेजिस्ट करने वाला कोई था ही नहीं। इसी कारण बैटल ऑफ मांजीकेर्त और तराई के कुछ ही सालों के अंदर ही लगभग पूरा अनातोलिया और नॉर्थ इंडिया मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा बन गया। 15th सेंचुरी तक लातिन एम्पायर और बाइजेंटियम ऑटोमन बाइलिक के एक्सपेंशन को रेजिस्ट कर रहा था। दूसरी तरफ सब कॉन्टिनेंट पर भी कुछ राजपूत क्लैन और विजयनगर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की एक्सपेंशन को रेजिस्ट कर रहा था। खैर, इतना रेजिस्टेंस काम नहीं आया। 16th सेंचुरी आते आते पूरा बाल्कान रीजन और 17th सेंचुरी आते आते पूरा उपमहाद्वीप सल्तनत का हिस्सा बन गया। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद हुए ऑटोमन एम्पायर का बंटवारा, दूसरी तरफ आजादी के बाद हुए इंडिया का बंटवारा। अब आप लोग जरा सोचो, इतने बड़े बड़े इवेंट्स के विक्टिम कौन बनेगा? ऑब्वियसली आम लोग, स्पेशली माइनॉरिटीज। तुर्की में क्रिश्चियंस के खिलाफ भयानक एट्रोसिटीज, इसके जवाब में ग्रीस पर भी मुस्लिम्स के खिलाफ भयानक एट्रोसिटीज। अब इस एट्रोसिटीज को जल्द से जल्द बंद करने के लिए ग्रीस और तुर्की ने एक दूसरे के साथ पॉपुलेशन एक्सचेंज करने का फैसला लिया और दोनों देशों के बीच एक बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ। सिमिलरली इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ था। खैर, वो वाला और इस वाले वीडियो में तो बहुत फर्क है, लेकिन टाइटल और थंबनेल तो सेम है। एक मजेदार फैक्ट बताऊं, ग्रीस, तुर्की, इंडिया और पाकिस्तान, इन चारों देशों का ही सत्ताधारी पार्टी राइट विंग आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। एक और फैक्ट बताऊं, ये चारों पार्टीज ही रिलीजियन को कुछ ज्यादा ही प्रेफर करते हैं। ग्रीस को कहा जाता है क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। डेमोक्रेसी, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न कल्चर, ये सब चीजों की उत्पत्ति ग्रीस में ही हुआ है। दूसरी तरफ योगा, आयुर्वेदा, सर्जरी, कैलकुलस, न्यू मेडिकल्स, ये सब इंडिया की देन है। ग्रीक फिलोसॉफी और इंडियन फिलोसॉफी आज पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है। ये लोग तो कभी थे ही नहीं, तो क्या एंशिएंट कल्चर। पहले तो पॉलीथेइज्म से ग्रीस रोमन एम्पायर को इन्फ्लुएंस किया, फिर आया क्रिश्चियनिटी का दौर। आज दुनिया में जितने भी देश ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, एक्टिवली या पैसिवली, वो सभी देश ग्रीस से ही इस रिलीजन को एडॉप्ट किया है। साउथ ईस्ट एशिया पर हिंदू बुद्धिस्ट प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस, इसके अलावा तिब्बत, मंगोलिया, जापान और चाइना पर बुद्धिज्म का प्रेजेंस एक स्ट्रॉन्ग इंडियन इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। ग्रीस ने यूरोप को लिखना सिखाया और इंडिया ने तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका को लिखना सिखाया। ग्रीस और इंडिया लिबरल डेमोक्रेसी है, वही तुर्की और पाकिस्तान अनस्टेबल कंट्री है। मिलिट्री कूप, ऑथोरिटेरियन रेजिम, ये सब यहाँ पे होते ही रहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ ग्रीस और इंडिया को बड़ा इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है,
जबकि तुर्की और पाकिस्तान को ग्रीस और इंडिया के खिलाफ उतना इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता। चारों देशों के फ्लैग्स को अगर गौर से नोटिस करोगे तब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा रिलीजियस टच दिखाई देगी। ग्रीस के जैसा एक सेम कंट्री इस दुनिया में है, इंडिया के जैसा भी एक सेम कंट्री इस दुनिया में है। पाकिस्तान का तो पता नहीं, पर तीनों देशों का ही अपना अपना एक क्लोज एलाई है जो दिल से अपने बड़े भाई या पार्टनर को सपोर्ट करता है। ग्रीस और इंडिया का एक ऐसा दोस्त है जिसके गवर्नमेंट तो इंडिया या ग्रीस को स्ट्रांगली सपोर्ट और तुर्की या पाकिस्तान को स्ट्रांगली अपोज करते हैं, लेकिन ज्यादातर आबादी मुस्लिम होने की वजह से जनता की सिंपैथी तुर्की या पाकिस्तान के प्रति ज्यादा है। चारों देशों का ही अपना अपना डे ड्रीम है। जियोग्राफी बिल्कुल ही उल्टा है। ग्रीस एक क्रिश्चियन कंट्री है और तुर्की एक सेकुलर कंट्री, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और इंडिया एक सेकुलर कंट्री। मुस्तफा कमाल अतातुर्क और महात्मा गांधी दोनों ही इंडिया और तुर्की के महान लीडर्स हैं। अब कमाल की बात यह है कि तुर्की और इंडिया के सत्ताधारी सरकार इन दोनों लीडर्स की लेगेसी को खत्म करके अपने अपने देश को मुस्लिम स्टेट और हिंदू राष्ट्र की राह पे ले जा रहा है। पावर बैलेंसिंग एकदम से उल्टा है। ग्रीस के तुलना में तुर्की पावरफुल है और पाकिस्तान के तुलना में इंडिया पावरफुल है। तो ये थी आज का वीडियो। हाँ, इतना छोटा सा वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम जरूर लगा, पर हम क्या ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।